हेलो बच्चों, मैं सुंदर जांगड़ा आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ जिसमें आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स की बुक, जो कि है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। वैसे तो आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी बुक्स का जो सॉल्यूशन है वो तो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएगा, लेकिन आपको बहुत ही है ऐसा कम देखने को मिलेगा कि जहाँ पे आपको एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का सॉल्यूशन मिले। तो इस करके ही मैंने यहाँ से पहल की है कि आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की मैथ की बुक एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। उसका एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे और एक एक करके सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेट्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सेट्स की डेफिनेशन, जो कि आपकी बुक में कुछ ऐसे लिखी हुई है। सेट्स, डेफिनेशन ऑफ सेट्स क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें जो इंपोर्टेंट ये है कि कलेक्शन होगा हमारे पास किसका? वो भी ऑब्जेक्ट्स का। और वो कैसा होना चाहिए? एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। समझ में आई आपको ये बात? कलेक्शन होना चाहिए किनका? ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। चले आइए इस बात को कुछ यूं समझते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मैं आप में से किसी को ये कहूं कि बताओ आपका जो है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैथमेटिक्स में कौन सा है, तो शायद आप इस बात को समझते होंगे कि मैंने जितने भी स्टूडेंट थे उनको ये कहा कि आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा है मैथमेटिक्स में, तो सबके आंसर कुछ अलग अलग होंगे। तो चलिए देखते हैं यहां से। मान लीजिए कोई भी एक स्टूडेंट है राकेश, राकेश है, रमेश या फिर सुरेश ले लीजिए, और एक ले लेंगे कोई भी रवि, या फिर कोई भी ले लेंगे रवि। ठीक, तीन स्टूडेंट्स हैं। मैंने तीनों से ये कहा कि आप सभी लोग, आप तीनों अपना एक मैथमेटिक्स में इंटरेस्टिंग टॉपिक लिख के ले आओ। तो इन्होंने भाई साहब ने, राकेश भाई साहब ने क्या किया कि इन्होंने अपने इंटरेस्टिंग जो टॉपिक थे मैथमेटिक्स के, जो चैप्टर थे मैथमेटिक्स के जो इंटरेस्टिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्टिंग है वो इसने लगा सेट्स और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसको लगा कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आई आपको ये बात? राकेश के अकॉर्डिंग इसको जो इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे वो ये थे सेट्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे ही सुरेश से भी ये कहा गया कि आप भी अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक लिखें, तो इन्होंने लिख दिया सेट्स, रिलेशन फंक्शन, और एक इसने लिख दिया ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसने भी अपने तीन इंटरेस्टिंग जो चैप्टर थे वो लिख दिए। अब इनसे पूछा गया रवि से कि सर आप बताइए, तो इन्होंने बताया कि सर ट्रिग्नोमेट्री मेरा तो सबसे, जो रवि ने बताया कि सर मेरा तो जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो तो है ट्रिग्नोमेट्री। और उसके बाद इसने बताया बाइनोमियल थ्योरम, और इन भाई साहब को इन दो के अलावा और कोई अच्छे ही नहीं लगते। ठीक है, तो ये थे तीन बॉयज, इनको सबको अलग अलग एक ऐसा टास्क दिया गया था कि आप लोग लिखेंगे क्या कि अपने तीन कोई भी अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो लिखेंगे। तो इन्होंने लिखा कि मेरा जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो सेट है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है और कॉम्प्लेक्स नंबर है। सुरेश ने बताया कि मेरा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो सेट, रिलेशन फंक्शन एंड
ट्रिग्नोमेट्री है। और रवि ने बताया कि सर मुझे तो केवल अच्छे ही दो लगते हैं, कौन कौन से, ट्रिग्नोमेट्री एंड बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे कि सभी के अलग अलग सेट्स बन रहे हैं, सभी के अलग अलग टॉपिक आ रहे हैं, सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, अब इन तीनों से ये कहा जाए कि आप तीनों अपनी 11th क्लास की बुक, मैथमेटिक्स बुक के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के नाम लिखें, तो आप ये कह सकते हैं कि तीनों के आंसर क्या आएंगे, सेम। क्या आएंगे, सेम। समझ में आ रही है आपको ये बात? तो यहां से ये समझने को मिला कि ये जो जितने भी सेट्स बन रहे हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि तीनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। और जो मैंने लास्ट वाला बताया कि सर आप तो तीनों, रवि, राकेश, सुरेश और रवि, इन तीनों को मिला, इन तीनों को हमने ये टास्क दिया था कि आप लोग 11th क्लास के मैथ के सभी चैप्टर के नाम लिखेंगे। तो उन्होंने लिखा क्या, सबसे पहला सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे उन्होंने सारे टॉपिक के नाम लिख दिए। और शायद तीनों के यही आंसर होगा, इसने लिखा तो भी यही आएगा, इसने लिखा तो भी यही आएगा, और इसने लिखा तो भी यही आएगा। अगर उनकी इंटरेस्ट की बात हो रही है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने अपने टॉपिक लिखो, तो सभी के आंसर अलग अलग थे। और उनको ये बता दिया गया कि जितने भी टॉपिक हैं वो आपको लिखने ही हैं, तो उनके ये आंसर थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा सेट जो वेल डिफाइन हो, ये वेल डिफाइन है, ये तीनों वेल डिफाइन नहीं है। समझ में आई आपको ये बात? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो कुछ मस्ती के साथ एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में मैं आपसे ये कहूं कि आप लोग बताओ कि आपकी क्लास में आपको सबसे सुंदर लड़की कौन लगती है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग सुंदर वो होगी, उसके अकॉर्डिंग सुंदर वो होगी, उसके अकॉर्डिंग सुंदर वो होगी, सबकी अलग अलग चॉइस होगी। समझ में आ रही है आपको ये बात? क्लियर। और ऐसे ही मैं आपको ये बताऊं कि बताओ आप जो लड़कियों में सबसे टॉलेस्ट लड़की कौन सी है, सबसे लंबी लड़की कौन सी है, तो उसके सभी के अकॉर्डिंग वो एक ही ऐसी लड़की होगी जो सभी में सबसे टॉलेस्ट होगी। तो वो जो आंसर आएगा जो सबसे टॉलेस्ट है वो क्या होगा, हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। और जो सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं उसे हम बिल्कुल भी सेट नहीं बोलेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया सबके अलग अलग आंसर आ रहे थे, तो ये जो है हमारे पास, ये भी हमारा सेट बिल्कुल भी नहीं होगा और ये हमारे पास सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और इसी प्रकार से हम लोग और भी ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो ये थी सेट की डेफिनेशन, क्या थी कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये वेल डिफाइंड बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए ये सेट नहीं होंगे और ये क्या होंगे, हमारे पास सेट्स होंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है नोटेशन ऑफ ए सेट। सर सेट की नोटेशन क्या है, कैसे हम उसे लिखेंगे? तो कोई भी एक जो सेट है, सबसे पहली बात कि सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। और वो कैसे, एग्जांपल से समझें कि मान लीजिए मैंने कोई भी एक सेट लिया, राम, श्याम, एंड परवीन। ठीक है, ये जो हमने सेट लिया इसे हमने एक नाम दे दिया, कोई भी सेट ए। तो जो हमने जो नोटेशन दी सेट की, हमने जो सेट की नोटेशन दी है वो क्या है, ए। इस पूरे सेट का नाम क्या है, ए। नोटेशन क्या है, ए। तो जब भी कोई भी सेट होगा उसे हम लोग किस से डिनोटेड करेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। और याद रखेंगे कि जो सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट से बंद करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट से बंद करेंगे और बीच में जो कॉमा से उनको अलग अलग सेपरेट कर देंगे। समझ में आई बात? जैसे कि यहाँ पे
हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यहाँ से कोमा हटा देंगे तो वो सभी एक ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको क्या करना है, यहाँ से कोमा लगा के इन सभी को अलग अलग लिख देना है और उसी सेट को बाहर हम किसी एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये थी सेट की नोटेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है कि टाइप ऑफ सेट या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, एक सेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एक सेट को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, वैसे तो हम लोग उनको तीन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो जो थर्ड वे है, जो तीसरा तरीका है, उसे बाद में हम लोग देखेंगे। पहले जो मेन है हमारे पास दो, इनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है वो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म है, सेकंड जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड है, ठीक है। तो फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है किसी सेट की। तो मान लीजिए कोई भी एक सेट, उसे टेबल की फॉर्म में लिख देना। जैसे कि मैं आपसे ये बोलूं कि सर आप अभी 50 के जितने भी फैक्टर हैं उन सभी को लेके एक सेट बनाओ। तो मैंने कहा कि सर 50 के ये सेट ए हो गया अपने पास, इसके फैक्टर 50 के फैक्टर लिखने हैं तो कितना आएगा 1 2 5 10 25 और 50 खुद, ठीक है। तो ये एक ऐसा सेट बना दिया सेट ए जिसके अंदर 50 के सभी फैक्टर होंगे। तो ये जो सेट को बस इसी फॉर्म में लिखना ही क्या होता है, टेबुलर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है सेट की, ये है हमारे पास टेबुलर फॉर्म, ये जिसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। समझ में आई होगी आपको ये बात कि एक सेट को टेबल की फॉर्म में लिखना, या फिर आप इसको यूं समझे कि एक सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना और सभी एलिमेंट्स को, सभी ऑब्जेक्ट्स को कोमा के थ्रू अलग अलग कर देना, या फिर कोमा के थ्रू सबको सेपरेट कर देना। तो वो क्या होता है, वो जो सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है हमारे पास टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि सर एक सेट बी बनाइए और उस सेट के अंदर आप लोग 10 से लेस देन नेचुरल नंबर लेंगे, 10 से लेस देन नेचुरल नंबर लेंगे। तो आपने बनाया कि सर 10 से सभी छोटे छोटे नेचुरल नंबर, तो वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आई बात। तो मैंने कहा कि सर नेचुरल नंबर जो 10 से छोटे हो वो सभी नेचुरल नंबर ले लिए और उनको कोमा से सबको अलग अलग कर दिया और उन सभी को करली ब्रैकेट के अंदर मैंने बंद कर दिया। वो जो रिप्रेजेंटेशन है सेट की, वो कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी एलिमेंट्स, किसी सेट्स के डाटा को हम लोग कैसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन्हीं दो सेट्स को मैं किस में चेंज करूंगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, एक डाटा को एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, किसी डाटा को हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करवाएंगे तो वो क्या होगी हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म। या फिर यूं कह लीजिए कि एक ऐसी फॉर्म जो एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखी जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे के सेट ए को मैं अगर लिखना चाहूं किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो वो कैसे लिखेंगे, कुछ यूं लिखेंगे कि जो x है, x सच दैट, क्या है x, थोड़ा और मैं कैपिटल बड़ा लिख देता हूं, x सच दैट, x इस जो ये सिंबल है ये 2 पॉइंट्स, इसका मतलब होता है सच दैट, x सच दैट, और x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 50 से छोटी और 50 भी,
और एक और कंडीशन है, अगर ये सभी फैक्टर 50 के सभी फैक्टर हैं तो ये सभी डिवाइड करेंगे किसको, 50 को। अब चेक कर लो ये सभी किसको डिवाइड करेंगे, 50 को। तो x जो है वो क्या होना चाहिए, 50 से डिवाइड होना चाहिए, नहीं x जो है वो 50 को डिवाइड करना चाहिए। तो लिखेंगे क्या, 50 इज डिविजिबल बाय x। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये इस सेट की, ये जो फॉर्म है दोनों सेट का मतलब सेम ही है। ठीक है, ये जो फॉर्म है सेम डाटा को हमने टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया और इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ये कौन सी फॉर्म है, इस सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर, ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए नेक्स्ट बी वाले को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x की जो वैल्यू है वो क्या है, 10 से छोटी, लेस देन 10, और x जो है वो कहां बिलोंग्स करेगा, नेचुरल नंबर। इस साइन का मतलब x किसके अंदर है, x जो है इसके अंदर है। ये सभी ये जो x है कहां से लिए गए हैं, n से। बिलोंग्स का मतलब होता है कि x कहां से लिया गया है, n से। समझ में आ रही है, सच दैट ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है, जैसे जैसे आपको नए नए सिंबल देखने को मिलेंगे मैं उनके बारे में आपको बताता जाऊंगा। तो अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म डिकोड करना आ गया, उसको आपको रीड करना आ गया, उसका मतलब समझ में आ गया कि क्या इसके अंदर लिखा है, तो आप ये मानो कि आप सेट्स का लगभग 50% एरिया कवर कर लोगे। ठीक है, इसका आगे जाके बहुत बड़ा वेटेज पाएगा आपको, तो इसको अच्छे से समझें। तो चलिए मैं एक बार फिर से इनके बारे में बताता हूं कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 और 10 से लेस देन, और x किस में बिलोंग होना चाहिए, नेचुरल नंबर। x जो है वो सभी नेचुरल नंबर्स में से ले सकते हैं, लेकिन x की कंडीशन है कि x जो है वो 10 से लेस देन होगा। तो वो क्या होंगे, ये सभी नंबर होंगे। समझ में आई बात, 10 से ना तो 10 ले सकते और ना ही 10 से ग्रेटर देन ले सकते। तो ये भी फॉर्म कौन सी है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रोल मेथड। तो इन तरीकों से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में टाइप ऑफ सेट। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सेट्स की कुछ टाइप है। तो सबसे पहले जो है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, उसके बाद एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी बोलते हैं या फिर उसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, और उसके बाद इक्वल सेट। एक एक करके सभी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ फाइनाइट सेट। क्या फाइनाइट सेट होता है, ठीक है, क्यों हम इसे फाइनाइट बोलते हैं। तो एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर यूं कह लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो, फाइनाइट हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझे कि मान लीजिए कोई भी सेट ए है मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर मैंने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने हैं। तो मैंने ले लिया ए, बी, सी, डी और ई। तो ये क्या है अपने पास, ये इसके अंदर फाइनाइट नंबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फाइनाइट, क्योंकि कितने हैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो वो क्या हो गई, फाइनाइट हो गई। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास एक फाइनाइट सेट। ऐसे ही और ले लीजिए बी सेट, इसमें ले लिया मैंने 1 2 3 4 5। ये जितने भी सेट्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, फाइनाइट है। तो बी भी हमारे पास क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। ऐसे ही इनफाइनाइट की बात करें तो एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई सेट नेचुरल नंबर्स का सेट ले लिया। नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है, जिसके वो सेट जिसके अंदर सभी नेचुरल नंबर हो। तो इट मींस दैट उसका जो सेट होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। क्या हम एक फाइनाइट नंबर मिल सकता है नेचुरल नंबर्स में, बिल्कुल भी। नेचुरल नंबर हमारे चलते जाएंगे कभी फाइनाइट हो ही नहीं सकते। तो क्या होंगे वो, इनफाइनाइट। ठीक है, उन्हें हम काउंट कर नहीं सकते। तो नेचुरल नंबर्स का जो भी सेट या फिर इसके एलिमेंट जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है। समझ में आ रही होगी आपको ये बात।
तो जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो इनफाइनाइट। ये जो हमारे पास दो हैं ये तो हो गए फाइनाइट सेट, और जो ये है हमारे पास ये इनफाइनाइट सेट। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि कब एक सेट को फाइनाइट कहेंगे और कब एक सेट को इनफाइनाइट कहेंगे। जब भी किसी सेट के एलिमेंट हमें एक फाइनाइट मिले, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट मिले, तो वो क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। या फिर जब भी किसी सेट्स के ऐसे एलिमेंट इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिले, इनफाइनाइट, तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिंगलटन सेट। बिल्कुल ही इजी है। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो। क्या हो? जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक सेट है डी, ठीक है, और उसके अंदर एक एलिमेंट है पी, तो ये क्या हो गया, एक सिंगलटन सेट। या फिर यूं कह लीजिए मेरे पास एक सेट है ई, उसके अंदर मैंने ले लिया राम, एक एलिमेंट लिया राम, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक सिंगलटन सेट होगा। समझ में आई बात? बिल्कुल। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, वो क्या होगा, हमारे पास सिंगलटन सेट होगा। नेक्स्ट चलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। क्या हो? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो मान लीजिए कोई भी सेट ए है, बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, और इसे हम लोग नेचुरली या फिर यूजुअली फाई से डिनोट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस पे लिख भी देता हूं, इसको हम लोग हमेशा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो, वो क्या होगा, हमारे पास फाई सेट होगा। ठीक है, अब इसके बारे में और बात करते हैं। तो वो क्या है कि अगर एक सेट मैं ये लूं जिसके अंदर 0 एक एलिमेंट है, तो क्या अब ये एक सेट नल सेट होगा? जी बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है 0। आप ये ना जाने कि 0 है तो मतलब इसके अंदर 0 एलिमेंट्स हो गए। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक एलिमेंट्स है, वो क्या है, 0। तो ये हमारे पास नल सेट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आप नल सेट के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि कब हम किसी सेट को नल सेट, वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है इक्वल सेट की। कोई भी दो इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल का साइन कब लगता है, जब दोनों तरफ कोई भी दो थिंग्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हो। तो मान लीजिए कोई भी सेट ए है अपने पास, यहां पे समझते हैं, कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 3, 4, 5 है, और एक सेट है 5, 4, 3। अब ये दोनों सेट जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। इनका ऑर्डर डिपेंड नहीं करेगा इसके इक्वल साइन पे। ठीक है, ऑर्डर कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये 3 इधर है तो ये 3 इधर भी होना चाहिए, ये 4 इधर है तो ये 4 इधर भी होना चाहिए, ये 5 इधर है तो ये 5 इधर भी होना चाहिए। यानी कि तीनों एलिमेंट्स उधर होने चाहिए और उसके तीनों एलिमेंट्स इधर होने चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कब किन्हीं दो सेट्स को हम लोग इक्वल सेट कहेंगे। चलो इक्वल सेट के और इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मान लीजिए एक सेट है 2, 4, 6, ठीक है, और एक है हमारे पास ये सेट, ये दो सेट है। तो क्या अब ये दोनों सेट इक्वल हैं? डेफिनेशन बताई थी मैंने कि दोनों के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। यहाँ पे 3 है तो उसमें भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो उसमें भी 4 होना चाहिए, यहाँ पे 5 है तो उसमें भी 5 होना चाहिए, इस तरफ 5 है तो इसके भी सारे एलिमेंट्स इधर होने चाहिए। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब यहां से चेक करेंगे, यहाँ पे 2 है, बिल्कुल है, यहाँ पे 4 है, बिल्कुल है, यहाँ पे 6 है, बिल्कुल है, यहाँ पे 2 है, बिल्कुल है, यहाँ पे 4 है, बिल्कुल है, यहाँ पे 6 है, बिल्कुल है। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं और इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं।
जबकि मैं आपको ये एक बात और बता दूं कि किसी भी सेट्स के अंदर एक नंबर को 2 बार नहीं लिखा जाएगा। जैसे कि ये सेट है तो ये सेट नहीं लिखा जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे सर? इसको लिखेंगे जैसे 2 है कि 2 जितनी भी बार हो, 2 3 बार, 2 टाइम हो, 2 5 टाइम हो, उसको एक टाइम ही लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइम है तो इसको एक बार लिख देंगे 2। यहाँ पे 4 3 टाइम है तो इसको 1 टाइम लिख देंगे। 6 2 टाइम है तो इसको 1 टाइम लिख देंगे। तो कितना आएगा? 2 4 6, सेम एज इट इज सेट बन जाएगा। तो ये जो होगा वो है हमारे पास इक्वल सेट की डेफिनेशन। तो आप समझ गए होंगे कि इक्वल सेट कब दो सेट्स इक्वल होंगे, दोनों के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट्स। तो चलिए हम लोग ये 2 टॉपिक्स और रह गए हमारे पास सेट्स के, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो ये है सबसे पहले कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ऑफ फाइनाइट सेट। क्या होता है कार्डिनल नंबर किसी सेट का? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और ई। कोई भी सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो कार्डिनल नंबर होता है किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या होते हैं? किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही उसके क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर। तो इस सेट के कार्डिनल नंबर क्या होगा? इस सेट का कार्डिनल नंबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। आपको ये बात समझ में आई होगी। कार्डिनल नंबर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे, क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 5। अगर मान लो कोई सेट आपको ऐसे दे दे 2 4 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 3। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कार्डिनल नंबर, किसी सेट के कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। तो यही है इसके कार्डिनल नंबर। इस सेट के कार्डिनल नंबर 5 है तो इस सेट का कार्डिनल नंबर 3 है। तो ऐसे करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि किस सेट के कितने कार्डिनल नंबर हैं। तो अच्छा, ये कार्डिनल नंबर हमेशा एक फाइनाइट सेट के होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट सेट के तो हम लोग एलिमेंट्स काउंट ही नहीं कर सकते, तो वहाँ पे फाइनाइट, वहाँ पे कार्डिनल नंबर होंगे ही कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि किसी भी एक इनफाइनाइट सेट्स की कार्डिनल नंबर नहीं होते, तो होते किसके हैं? वो हमेशा एक फाइनाइट सेट के कार्डिनल नंबर होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। अगर आपको कार्डिनल नंबर अच्छे से समझ में आया, ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट बिल्कुल इससे थोड़ा सिमिलर ही है, इसी पे डिपेंड है। कहने का मतलब ये है, ये इसी पे डिपेंड है। तो क्या होता है इक्विवेलेंट सेट? ये 2 ऐसे सेट जिनके कार्डिनल नंबर क्या हो? इक्वल। जैसे कि एक सेट बी ले लिया और मैंने एक सेट सी ले लिया, एक्स वाई जेड। इसके अंदर भी 3 एलिमेंट, इसका जो नंबर ऑफ, इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? B3 होगा। तो हम लोग कह देंगे कि सेट B एंड C आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि किसे हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहेंगे और किसे हम लोग इक्विवेलेंट सेट नहीं कहेंगे। आपने थोड़ी देर पहले इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ा था, तो जितने भी इक्वल सेट्स हैं वो क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट। लेकिन ये बात जरूरी नहीं कि जितने भी इक्विवेलेंट सेट्स हैं वो सारे इक्वल सेट हो। चलिए आइए इस बात को कुछ यूं समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास 2 सेट्स हैं, ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। तो क्या ये इक्विवेलेंट सेट तो है, लेकिन क्या ये इक्वल सेट है? 2 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। 4 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। 6 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। तो ये इक्वल सेट तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन कार्डिनल नंबर इक्वल होने के कारण ये क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट होंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और लूं। मेरे पास एक सेट डी है जिसके अंदर 2 4 6 ये तीनों एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों सेट्स क्या होंगे? इक्वल। इनके नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर भी क्या होंगे? इक्वल। इसका भी 3 होगा और इसका भी 3 होगा। तो ऐसे 2 सेट्स जिनके कार्डिनल नंबर इक्वल हो वो क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट। और उसे डिनोट कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बी और सी के कार्डिनल नंबर इक्वल है, तो उसे लिखेंगे कि सेट
बी और सेट सी। ठीक है, ये क्या है, सेट बी और सेट सी का ये सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि कब दो सेट्स इक्विवेलेंट सेट होंगे। तो ये सभी हमने बेसिक्स प्रॉपर्टीज या फिर बेसिक डिस्कशन किए सेट्स थ्योरी के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इन सभी डेफिनेशंस में से किस किस डेफिनेशन का हम लोग सेट बना सकते हैं और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सेट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो यही पढ़ी थी कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन, और वो भी कैसा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वहाँ पे मैंने आपको वेल डिफाइंड का मीनिंग भी बताया था, सेम वही मीनिंग को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर, तो जितने भी प्राइम इंटीजर हैं उन सभी का हमें क्या बनाना है, कलेक्शन। तो बना के देखते हैं। तो मान लीजिए वो जो फर्स्ट प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, ये क्या बनेगा, अपने पास एक कलेक्शन बनेगा और मैंने इसे कोई सेट नाम ए दे दिया। तो देखो यार, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा सेट, चाहे आप कितने भी पर्सन से या फिर कितने भी स्टूडेंट से उसके बारे में कहेंगे तो सभी का आंसर यही आएगा, सभी का आंसर सेम आएगा। अगर मैं आप 10 स्टूडेंट से ये बोलूं कि भाई एक कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर बनाओ, तो 10 के 10 ऐसे ही बनाएंगे, सभी का आंसर सेम होगा। तो इट मीन्स दैट कि वो जो कलेक्शन है हमारे पास वो एक वेल डिफाइन है। और यहाँ पे वेल डेफिनेशन क्या है कि ऑल प्राइम इंटीजर, हमें वो सभी नंबर लेने हैं जो क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये क्या होगा, यस दिस इज ए सेट, क्योंकि एक वेल डिफाइंड कंडीशन है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, यस, ये क्या होगा, सेट। ठीक है, ऐसे ही हमें यस नो करके बताना है। नेक्स्ट में कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, हमें गुड हॉकी प्लेयर बताने हैं इंडिया में। तो मैं अगर 5 अलग अलग स्टूडेंट से ये कहूँ कि आप लोग लिख के लेके आएंगे गुड हॉकी प्लेयर्स का जो सेट है वो बना के लेके आएंगे, तो आप लोग इस बात को समझते होंगे कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के आंसर अलग अलग होंगे। किसी को कोई तरीके से कोई अच्छा लगता है तो किसी को कोई तरीके से कोई अच्छा लगता है, तो सभी के आंसर जो है वो अलग अलग होंगे। तो ये जो है स्टेटमेंट, ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, नो, इसका हम लोग सेट नहीं बना सकते। समझ में आई आपको ये बात, ये क्या होगा, नो। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड, द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया। अब रिच पर्सन की बात हो रही है, तो रिच पर्सन, मुझे मुसीबत के टाइम किसी ने 100 रुपए मुझे दे दिए, तो मेरी नजरों में तो वो रिच हो गया ना। ठीक है, वो रिच हो गया, या फिर आपको कोई और रिच लगता है, किसी को कोई और रिच लगता है, तो इसमें कोई एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है। ये क्या है, अनवेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। तो ये भी क्या नहीं होगा, एक सेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका भी हम लोग सेट नहीं बना सकते। ठीक है, नो। अब नेक्स्ट कह रहा है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के जितने भी नॉवेल्स हैं उनको सभी का एक सेट बनाना है। अब मुंशी प्रेमचंद के जितने भी नॉवल हैं आप कहीं से भी कलेक्ट करके लेके आओ, बुक में से, कहीं आर्टिकल्स में से, कहीं से भी आप लोग उनके जितने भी नॉवेल्स हैं उनको कलेक्ट करो और उनका एक सेट बना दो, तो सभी का सेट शायद सेम ही होगा। वो बात अलग है कि किसी ने कोई नॉवेल्स को फर्स्ट में लिख दिया तो किसी ने लास्ट में लिख दिया, जो एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो इस पे मैटर नहीं करता। तो ये क्या होगा, एक वेल डिफाइंड सेट होगा। ठीक है, उसने क्या बताया कि मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स जो किसके द्वारा लिखे गए हो, मुंशी प्रेमचंद के, तो इसमें ये क्या है, कि वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा ये। तो यस दिस इज ए सेट। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000। 1000 से लेस देन जितने भी नंबर हैं, और वो कैसे होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर अपने पास क्या बनेंगे, नेचुरल नंबर बनेंगे, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 9,
1000 से लेस देन है, ठीक है। आप चाहे कितने भी स्टूडेंट को बोल रहे ये सेट बनाने को, सभी का सेट यही बनेगा, तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो यस, दिस इज ए आल्सो सेट, ठीक है। ये भी क्या होगा, एक सेट होगा। लास्ट में देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स। तो जितने भी ओड इंटीजर हैं उन्हें हमें एक उनका कलेक्शन करना है और उनका क्या बनाना है, एक सेट। तो शायद आप 5 या 10 जितने भी स्टूडेंट्स को अलग अलग ये क्वेश्चन देंगे तो सभी का आंसर क्या होगा, सेम। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड क्या है, ओड इंटीजर। एक ओड इंटीजर जो है उन सभी ओड इंटीजर का कलेक्शन लेना है और उनका एक सेट बनाना है, तो वो क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक यस, ये भी क्या होगी, एक सेट की प्रॉपर वे से हम इसे सेट बना सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। एक सेट बिल्डर फॉर्म में इन सभी सेट को लिखना है। एक सेट को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब हम लोग इन्हीं सभी सेट्स को, ये कौन सी फॉर्म में है, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में है, और टेबुलर फॉर्म से हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर फर्स्ट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ ऐसा करेंगे कि जो सेट है हमारे पास फर्स्ट पार्ट में, वो सेट है 2 4 6 8, ये एक सेट है, ठीक है। एक बार रफ में इस बात को समझे कि सेट जो है वो 2 जो है वो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, और ऐसे ही चलता जाएगा। ये बिल्कुल सही। तो यहां से देख रहे होंगे कि 2 के साथ हमेशा नेचुरल नंबर आ रहा है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4। तो इसको कुछ यूं लिख देंगे कि सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, हर एक टर्म में 2 है, तो 2 चेंज क्या हो रहा है, इसके मल्टीपल में क्या नेचुरल नंबर आ रहा है, तो n, और जो n की वैल्यू है वो क्या है, नेचुरल नंबर। बिल्कुल। तो ये होगी इसकी कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में देखो यार, ये क्या हो रहा है, 4 + 2, 8 + 2, 12 + 2 और 18 + 2। तो यहां पे समझे कि जो 4 + 2 है, उसके बाद 8 + 2, उसके बाद 12 + 2, उसके बाद 16 + 2। 4 + 2 6, यहाँ पे 6 नंबर है, 8 + 2 यहाँ पे 10 नंबर है, 12 + 2 14 नंबर है, 16 + 2 18 नंबर। यहां तक ये सारे नंबर है हमारे पास, ठीक है। यही तो नंबर है सारे सेट के अंदर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। अब 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि ये 4 इंटू 1 + 2, 4 इंटू 2 + 2, 4 इंटू 3 + 2, 4 इंटू 4 + 2। तो यहाँ पे 4 और 2 ये तो कांस्टेंट है, ये नंबर और ये नंबर तो कांस्टेंट है, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है, ये नंबर 1 2 3 4, समझ में आ रही बात आपको। तो यहाँ पे 4 और 2 को तो एज इट इज लिखेंगे, जो 4 के मल्टीपल में है वो चेंज हो रहा है, तो इसे कुछ यूं लिखेंगे। सेकेंड पार्ट कि सेट ए एक्स सच दैट एक्स की जो वैल्यू है वो आएगी 4n + 2, और जो n की वैल्यू है वो कहां तक बिलोंग करेगी, नेचुरल नंबर में। लेकिन n की जो वैल्यू है अपनी वो कहां से कहां तक है, 1 से 4 तक है, ठीक है। n की जो वैल्यू है वो 1 से 4 तक है, तो ये हम लिख देंगे कि जो n है नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल 4, ठीक है।
तो ये था पार्ट नंबर सेकंड को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। चलिए पार्ट नंबर थर्ड पे चलते हैं। ये पार्ट फर्स्ट था, अब चलिए पार्ट नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्या कह रहा है पार्ट नंबर थर्ड? देखो 0 3 6 9 12 0 3 इंटू 0 0 3 इंटू 1 1 3 इंटू 1 3 3 इंटू 2 6 3 इंटू 3 9। तो 3 के मल्टीपल में चल रहा है, ठीक है। तो इसे कुछ यूं लिख देंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, और n जो है यहां से क्या है, n की जो वैल्यू है वो बिलोंग्स कर रही है वोल नंबर में से, ठीक है। और डॉट 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 आगे ये चल रहा है। n की वैल्यू कहां से बिलोंग कर रही है? वोल नंबर। वोल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो 3 इंटू 0 0 0 आएगा, 3 इंटू 1 1 3 आएगा, 3 इंटू 2 6 6 आएगा, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4, ऐसे चलते जाएंगे, डॉट डॉट चल रहा है तो ऐसे ही नंबर चलते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर फोर्थ। पार्ट नंबर फोर्थ में कह रहा है, देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो ये कैसे चल रहा है? 2 की पावर में चल रहा है, तो इसे कुछ यूं लिख देंगे x सच दैट x जो है वो कैसा है? x है 1/2n, 2 की पावर n। और यहां से जो n है ये कहां तक कहां चल रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो n की वैल्यू है वो बिलोंग तो करेगी नेचुरल नंबर में। n की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 2 और 2 से ग्रेटर और 6 और 6 से लेस देन, क्योंकि यहां से 2 की पावर 2 पे शुरू हो रहा है। 2 की पावर n की 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, ऐसे 2 की पावर पे शुरू हो रहा है। तो ये क्या आएगा? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 2 से शुरू होकर कहां तक जा रहा है? 6 तक जा रहा है। 2 की पावर 6 64। क्लियर? तो ये था पार्ट नंबर फोर्थ। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर फिफ्थ। पार्ट नंबर फिफ्थ में क्या है कि देखो यार, ऊपर जो नंबर है उसमें एक ऐड करके डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में जो भी नंबर है उसमें 1 ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख रखा है। तो हम भी कुछ ऐसे लिख देंगे कि x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। क्लियर? क्या लिखना है? n यानी कि ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर और उसका ऐड करके नीचे। और n क्या है यहाँ पे? n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, बट n की वैल्यू कहां से कहां तक है? n की वैल्यू 6 तक है, ठीक है। तो लिख देंगे n, ठीक है। तो ये थे पार्ट नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी पार्ट्स को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, जो कि किस फॉर्म में थे? टेबुलर फॉर्म में थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप इसको नोट डाउन कर लें अपनी फेयर नोटबुक में, जो भी अपने नोटबुक लगा रखी है उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने इसी तरीके से इसको लिख भी दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि री राइट द फॉलोइंग सेट्स बाय लिसनिंग ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। इन सभी पार्ट्स को हम लोग अच्छे से रीड करेंगे और उनसे हमें जो सेट बनाना है वो बनाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। जो 30 और 45 है उसके दोनों के जो कॉमन फैक्टर हैं उसका हमें एक सेट बनाना है। तो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ 30 के कॉमन फैक्टर। 30 के फैक्टर क्या होंगे अपने पास? 30 के एक तो सबका फैक्टर होता है, उसके बाद 2 भी, 3 5, उसके बाद 6 10 15, ठीक है। ये सभी क्या होंगे? ये सभी इसके फैक्टर होंगे। क्लियर? अब ऐसे ही 45 के फैक्टर बनाएंगे। क्या क्या होंगे? 1 3 5 9 15, ठीक है। इसके भी यही होंगे। क्लियर? अब इन दोनों में वो सभी फैक्टर लेने हैं जो क्या है? कॉमन। तो कॉमन क्या क्या है अपने पास? कॉमन जो है 1 भी है, यहाँ पे 2 भी, 3 भी है, 5 भी है और 15 भी है। तो सेट क्या बनेगा? सेट ए जो बनेगा अपने पास
सॉल्यूशन में लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या बनेगा, सेट बनेगा 1 3 5 एंड 15। ठीक है, ये सेट बनेगा पार्ट नंबर फर्स्ट का, जो कि दोनों के कॉमन फैक्टर लेने थे, तो दोनों में कॉमन है वो हमने कॉमन फैक्टर ले लिए। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन, सभी प्राइम नंबर जो क्या हो इवन, उनका सभी सेट बनाना है। तो आप लोग ये जानते होंगे कि जितने भी प्राइम नंबर है उसमें केवल और केवल एक ही इवन नंबर होता है, और वो कौन सा होता है, 2। तो इसका जो आंसर होगा सेकंड वाले का वो क्या होगा, 2। हमें प्राइम नंबर तो लेने थे, लेकिन उसमें से भी क्या लेने थे, इवन, और प्राइम नंबर्स में इवन केवल 2 ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि x सच दैट, x कैसा होना चाहिए, x की स्क्वायर करें तो वो किसके इक्वल आए, 4 के, और x की वैल्यू क्या लेनी है, 3। अब यार आप ये देखो कि x की वैल्यू 3 लेनी है, 3 यहाँ पे रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आना चाहिए, 9, लेकिन आना क्या चाहिए इसमें, 4। तो ऐसा तो कोई सेट बनेगा ही नहीं कि x की वैल्यू 3 लेने पे उसका स्क्वायर करें तो 4 आए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो पार्ट थर्ड है इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, 5। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्लियर, आपको ये बात समझनी होगी कि क्वेश्चन में पार्ट नंबर थर्ड में खुद कह रहा है कि x की वैल्यू कितनी लेनी है, 3, और जो x का जो रिलेशन है वो क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x की जगह 3 लेंगे तो क्या 4 आंसर आएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सेट बनेगा ही नहीं हमारे पास। क्लियर है, तो क्या होगा 5। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि x की वैल्यू इन दोनों को सेटिस्फाई करनी, ऐसी वैल्यू चाहिए जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे। x स्क्वायर करे तो 9 आए, और x को 2 से मल्टीप्लाई करे तो कितना आए, 4। तो ऐसी तो कोई वैल्यू होगी नहीं रियल नंबर में। क्लियर है, ऐसी तो कोई वैल्यू होगी नहीं, तो इसका भी क्या आएगा आंसर, 5। समझ में आ रही होगी ना आपको ये बात, x की ऐसी कोई वैल्यू है नहीं। अगर यहां से वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, यहां से फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, लेकिन दोनों में सेम वैल्यू चाहिए, दोनों की अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो ये भी सेट नहीं बनेगा। x इज एन इंटीजर, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो हमारे पास सॉल्यूशन होंगे वही क्या होंगी, x की वैल्यू। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। इक्वेशन जो है वो है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो आना चाहिए -24, और ऐड और सब्ट्रैक्ट आना कितना चाहिए, 5। 8 और 3 हो जाएगा, प्लस 8 और -3, तो क्या होगा ये 6x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस 1। यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आएंगे यहाँ से, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2, और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, -4/3। क्लियर है, तो x की दो वैल्यू आई है यहाँ से 1/2 और -4/3, और x जो है वो क्या चाहिए हमें, x क्या चाहिए, एक इंटीजर में चाहिए। ये इंटीजर तो है नहीं, x की दो वैल्यू आई है और ये इंटीजर है नहीं, तो इसमें क्या नहीं बनेगा, सेट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, 5 सेट, ये 5 बनेगा, इसका कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं। देखो यहाँ पे खुद कह रहा है कि x इज एन इंटीजर, x क्या होना चाहिए, इंटीजर, जबकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो इंटीजर नहीं है, तो इसका सेट बनेगा ही नहीं। समझ में आई मेरी बात, इसका कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं पार्ट नंबर 6।
पार्ट नंबर 6 में क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 6 में कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर में होनी चाहिए और इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं, यहां से x की वैल्यू 1 लूंगा तो क्या बचेगा, -11 जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, -11 जो कि 29 से लेस देन है, तो बात सही है, तो x की वैल्यू 1 तो आएगी, तो x की वैल्यू 1 तो आएगी। ऐसे चेक करेंगे x की वैल्यू 2 कितना होगा, 4 2 जा 8 और -15 कितना होगा, -15 और प्लस के 8, तो माइनस कितने बच जाएंगे, 7, तो क्या होगा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां से 2 भी आ जाएगा। ऐसे 3 लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 3 जा 12 प्लस के 12 और माइनस के 15, तो -3 आएगा, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। अब यहां से 4 रखेंगे तो 4 इंटू 4 16 और माइनस तो 1 हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा। 5 सेटिस्फाई करेगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 -15 प्लस 5 बचेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा। और 6 रखेंगे तो 24 9 ये भी सेटिस्फाई करेगा। 7 रखेंगे तो 7 रखने पे क्या होगा, 4 इंटू 7 28 माइनस 15 कितना बचेगा, 13, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। और ऐसे ही ये सेटिस्फाई कहां तक करेगा, 10 तक ये सेटिस्फाई करेगा ये। क्लियर। आपको ये समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू 10 तक रखेंगे तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, अगर उससे ज्यादा रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 को देखते हैं। पार्ट नंबर 7 में कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर, x क्या होना चाहिए, इंटीजर, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1/2 और 9/2 के बीच की होनी चाहिए। -1/2 का मतलब होता है -0.1/2 का मतलब 0.5 और 9/2 का मतलब होता है 4.5। तो x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, -0.5 से ग्रेटर देन और 4.5 से लेस देन। तो इनके बीच की सभी जो इंटीजर है वो सभी नंबर हमें लेने हैं। तो वो सेट क्या बनेगा अपने पास, सेट बनेगा क्वेश्चन नंबर 7, सेट क्या बनेगा अपने पास, -1 सॉरी 0 -1 तो इससे आगे चला जाएगा, तो क्या आएगा 0 1 2 3 4। क्लियर। तो ये क्या होगा, इसके बीच की जितनी भी वैल्यू है वो हमने सारी ले ली, -0.5 से और प्लस 4.5 तक, उनके बीच के सभी इंटीजर थे, उनका सेट बनाना था, वो हमने बना दिया। चलो देखते हैं पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में कह रहा है कि x सच दैट x किस में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब, इस साइन का मतलब मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, क्या बिलोंग्स, ये इसके अंदर है, x किसके अंदर है, z के अंदर। z यहाँ पे क्या है, इंटीजर, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर जो है वो किससे लेस देन है, 20 से। एक्स की वैल्यू कहां से लेंगे, जेड से। तो देखो यार, जेड की एक्स की वैल्यू वो लेनी है तो इसको रखेंगे, इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, एक्स ऐसी वैल्यू लेंगे जिसका स्क्वायर करने पे 20 से लेस देन आए। तो हमें पता है कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो 5 का स्क्वायर तो उससे ग्रेटर देन होगा, तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू 4 तक लेंगे। ऐसे ही नेगेटिव टर्म का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 ही आएगा। तो इसका जो सेट बनेगा वो क्या आएगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। क्लियर है। तो ये क्या बनेगा, इसके सभी ये इसके नंबर होंगे, अगर इन सभी को वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो 20 से क्या आएगी, लेस देन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। और वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के सभी क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।